नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामिलिन विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के बारे में, इनका सीक्वेंस जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो अमेरिका में जो भूगोल का जो विकास हुआ है वो यूरोपियन लोगों द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका भूगोलवेत्ता जो है रशियन के बाद आते हैं, उनका सीक्वेंस अगर याद रखेंगे आप लोग तो मैं पूरा सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ और सीक्वेंस में सारे भूगोलवेत्ताओं को लिखा हूँ, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है उसको जानते हैं, जार पार्किंसन मार्स जो है। और इनका समय काल 1801 से 1882 के बीच में चला है। और इनके बारे में आप ये याद रखिएगा, प्रथम प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जो वर्तमान संरक्षण कंजर्वेशन की विचारधारा को बल प्रदान किया था। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया ये आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मानव तथा प्रकृति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो ये आपको मार्स नाम याद रखना है। दूसरे जो भूगोलवेत्ता आते हैं आर्नोल्ड गायोट हैं, और इनका जो समय काल 1807 से 1904 के बीच में चला है। ये देखिए मिस्टेक हुआ है। और ये जो हैं तो टेलियोलॉजिकल जैसे रीडर थे, वैसे ही हमारे जो हैं गायोट महोदय हैं। इनकी पुस्तक है, आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी और मानव, द अर्थ एंड मैन। ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम में आया है। तीसरे जो यूएस के भूगोलवेत्ता हैं आर डी सेल्सबरी, इनके पुस्तक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका पुस्तक है भूआकृतिक विज्ञान 1907 में, और दूसरा पुस्तक है शिकागो और उसके पर्यावरण का भूगोल 1899 में। तीसरी पुस्तक है स्थलाकृतिक मानचित्रों की व्याख्या 1908 में, और चौथी पुस्तक भूगोल के तत्व 1912 में। चौथे यूएसए के जो भूगोलवेत्ता आते हैं विलियम मॉरिस डेविस, और ये जो है 1850 से 1934 के बीच में काम किए थे। डार्विन के सिद्धांत से ये क्या थे, प्रभावित थे। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछ चुका है। रेटजेल भी थे, ये भी थे। इनकी पहली पॉइंट जो है, डेविस को अमेरिकी स्थलाकृतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन पूछे तो यही टिक करना आपको। अपर्दन चक्र का सिद्धांत साइकिल इरोजन प्रतिपादन किया था। भूआकृतिक चक्र धरातली चक्र भी कहा जाता है इसको, तो ये आपको ध्यान रखना है। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इनकी पुस्तक भी एग्जाम में पूछी गई है, भौतिकी भूगोल, भौगोलिक लेख, जियोग्राफिकल एस्से जिसे कहा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है। परवाल रचना और समस्या, कोरल रीफ प्रॉब्लम्स, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डेविस ने मानव भूगोलवेत्ताओं की आलोचना करते हुए कहा कि संपूर्ण भूगोलवेत्ता बनने में असफल रहे हैं, तो इन्होंने ये आलोचना किया था। दूसरे पॉइंट में अपने जीवन का आखिरी दिनों में ये पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल बन गए थे, ये ध्यान रखना है। और साथ ही भूगर्भ विज्ञान और भूगोल के बीच खाई बांटने का काम किया था। और चौथा पॉइंट है मानव समूहों के पारिस्थितिकी अध्ययन को व्यक्तिक वर्णन ओंटोग्राफी नाम दिया था, याद रखिएगा। जो भी पारिस्थितिकी अध्ययन किया जाता है किसी भी मानव समूह को, तो उसे ये ओंटोग्राफी कहते थे। और पांचवा पॉइंट है महत्वपूर्ण इनका कथन था, स्थल रूप संरचना स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, प्रक्रम जिसे प्रोसेस कहा जाता है, और तथा टाइम ऑफ स्टेज समय जिसे कहा जाता है, उसका प्रतिफल होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि तिरकट शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इन्होंने किया था, जिसमें संरचना, प्रक्रम और समय की अवस्था आती है। तो ये डेविस का मोटा मोटी जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पांचवा अमेरिकन भूगोलवेत्ता मार्क जेफरसन आते हैं। नगरों का आकार विस्तार कार्य का अध्ययन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। प्रमुख योगदान देखिए, केंद्र स्थल शब्द का इन्होंने सेंट्रल प्लेस शब्द का प्रयोग किया था 1931 में। और साथ ही प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी नियम दिया था, ये भी आपको याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा गया। सभ्यता का प्रचार सिविलाइजिंग रेल का विचार दिया था, ये इनका मार्क जेफरसन का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। आठवें भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैंपल है। प्रथम पॉइंट से इन्हें जाने तो सैंपल रेटजेल के क्या थे, छात्रा अनुयायी थे। अगला पॉइंट इनका है वह एक नियतिवादी चिंतक थे। और साथ ही ये मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, याद रखिएगा। इनकी कोटेशन ये पूछा जाता बार बार, और ये पॉइंट उतना एग्जाम में नहीं आया तो इसको जानने की जरूरत नहीं है। वातावरण निश्चयवाद की प्रबल समर्थक, जैसे ऊपर ही बता दिया हूँ, बहुत बड़ा ये समर्थक थी, नियतिवादी निश्चयवाद। उनकी पुस्तकें हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अमेरिका के इतिहास में उसकी भौगोलिक दशा है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। साथ ही दूसरी पुस्तक है भौगोलिक परिवेश का प्रभाव, ये तो इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और तीसरी इनकी पुस्तक है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल, ये भी याद रखिएगा। और ये किसकी छात्रा थी, ये छात्रा थी सैंपल जो थी, ये रेटजेल की छात्रा थी, ये आपको याद रखना है। रेटजेल कहाँ के थे, जर्मनी थे, ये आपको याद रखना। जर्मनी के जो रेटजेल किससे प्रभावित थे, तो हमारे जो डार्विन महोदय थे उनसे प्रभावित थे। उनकी थ्योरी क्या थी डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपको याद रखना है। कब आई थी, ये आई थी आपकी 1859 में। देखिए ऐसे पढ़ाना होगा तो मैं बहुत सारा चीज़ बता दूंगा, लेकिन आप ये सीक्वेंस याद रखिए, सिस्टमेटिक ढंग से कम शब्दों में
आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सातवें भूगोलकता यूएसए के जो आते हैं हंटिंगटन महोदय आते हैं। इनका कार्यकाल चला 1876 से 1947 के बीच में। ये प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक भूगोलकता एवं जलवायु वैज्ञानिक हैं, ये याद रखिएगा। ये देखिए इस बार क्वेश्चन जो पूछा था पैराग्राफ पढ़े होंगे, अगर दिए होंगे पेपर 2024 दिसंबर का, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि जलवायु वैज्ञता में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें अरस्तु आंसर सही था। अब अरस्तु सही था, वो भी जलवायु वैज्ञता है, हमारा हंटिंगटन, तो मैं हंटिंगटन लगा दिया। ये मिस्टेक है, सिली मिस्टेक, क्योंकि किताब में बहुत कम डिटेल है। तो जब PYQ में सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर उन दोनों का डिटेल और ज़्यादा दे दूंगा। और एक नियतिवादी चिंतक थे, सभ्यता के विकास पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया था, वातावरण निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। अब इनकी पुस्तकें जो है याद रखिएगा, अर्थ एंड सन पहली है 1923 में, ह्यूमन हैबिटाट 1927 में, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी 1933 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये अलग से मैं नोट डाउन कर दिया हूँ। और नेक्स्ट इनकी पुस्तक एशिया का स्पंदन, द पल्स ऑफ एशिया 1907, सभ्यता एवं जलवायु सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915, मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1920, सभ्यता के प्रधान स्रोत मैन एंड सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन और कैरेक्टर ऑफ रेसेस। एंड लास्ट पुस्तक है प्लेस्टाइन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन 1911। टोटल जितनी पुस्तकें थी हंटिंगटन महोदय की पूरी बता दी A to Z, और जो जो पूछी जाती हैं। हंटिंगटन की इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से अगर पूछता है क्वेश्चन 21 सेंटीग्रेड समताप रेखा से इसका इन्होंने संबंध स्थापित किया था, तो आरंभिक सभ्यताओं का, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा किस पुस्तक में, सभ्यता एवं जलवायु में। और साथ ही हंटिंगटन मानते थे कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण क्षेत्रीय जलवायु में परिवर्तन होता है एवं जलवायु का जो प्रभाव है सांस्कृतिक कारकों पर भी पड़ता है। और लास्ट इनका जो पॉइंट है एग्जाम में पूछा नहीं है, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। 8वें भूगोलकता ऐसा बोमेन है, इनका समय काल 1878 से 1950 के बीच में चला है। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र का भ्रमण किया, जैसे कि इंडीज पर्वतीय क्षेत्र का, और इसके आधार पर इन्होंने लघु शोध दिया था, एक अपना ऑफ द अंडी लिखा था। इनकी रचना जान लेते हैं अब। संयुक्त राज्य का वन भूआकृतिक विज्ञान 1911, दक्षिणी पेड़ू का इंडीज 1916, और नया संसार में राजनीतिक भूगोल में समस्याएं, द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1921। बहुत बार पूछा है एग्जाम में, नया संसार पुस्तक किसकी है या रचना किसकी है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। अटकामा के मरुस्थलीय पद चिन्ह ये 1924 ये पूछा गया है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1930, पुरोगामी उपांत या अग्रिम सीमा प्रदेश, द पायनियर फ्रिंग बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। हिंदी में इसका देखिए नाम, इंग्लिश से उठा के इसका पूछ दिया, बहुत बार पूछा गया 1931 में जो आया था। नेक्स्ट इनकी पुस्तक सामाजिक विज्ञान के संबंध में भूगोल 1934 में, और लास्ट भूमि बसाव की सीमाएं, लिमिट ऑफ लैंड सेटलमेंट 1937 में। एग्जाम में पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये याद रखिएगा कि ये जो ऐसा बोमैन है ये राजनीतिक भूगोलकता है, तो इनको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इनका लास्ट पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, ये दोनों पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके अनुसार मानव स्वयं को बदल रहा है, साथ ही विश्व को भी जिसके साथ वो चल रहा है। ये कोटेशन एग्जाम में पूछा गया, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 9वें भूगोलकता है ग्रिफिथ टेलर, 1880 से 1963 के बीच में इनका काम चला था। तो इनकी पुस्तक जान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया भौतिक और आर्थिक, ये इनकी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण और इसका ब्रिटिश अधिवास पर प्रभाव। तीसरी पुस्तक है प्रजाति भूगोल, रेशियल ज्योग्राफी बहुत बार पूछा गया। चौथी पुस्तक अर्बन ज्योग्राफी, नगरी भूगोल, ये भी पूछा गया। पांचवी पुस्तक है आपकी जनसंख्या भूगोल पर निबंध, इससे पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और यहाँ पर छठवीं पुस्तक है एनवायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, पर्यावरण और प्रजाति और प्रवास, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और सातवीं पुस्तक है कनाडा का पर्यावरण और इसका ब्रिटिश और फ्रांसीसी अधिवास पर प्रभाव, ये नहीं पूछा गया। कल्चर ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल, ये पूछा गया है। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको याद रखना है, ये PGT में भी पूछा था। नेक्स्ट पुस्तक है अंटार्कटिका की भौमिकी संरचना। अगली पुस्तक है हमारा विकासशील सभ्यता, भूशांति एवं विश्व शांति के पथ्य के भौगोलिक पक्षों का परिचय। और लास्ट है यात्री टेलर। तो इनका इंपॉर्टेंट पुस्तक बता देता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जैसे कि पहली पुस्तक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर घेर दे रहा हूँ, ये पूछा गया। दूसरी, ये तीसरी पूछा गया है। चौथा में ये पूछा गया। पांचवा, ये देखिए जो मैं स्टार बना रहा हूँ, फिर से यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल, ये पूछा गया है और ये भी पूछा गया एग्जाम में। अब इनका ट्रेलर का अगला पॉइंट है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी, बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार आया। कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत, जोन एंड स्टेटस थ्योरी भी इसे कहा जाता है। प्रजातियों के प्रवास के संबंध में 1919 में इन्होंने 7 वर्गों में बांटा था। न्यू डिटर्मिनिज्म, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो हमारे टेलर महोदय।
और साथ ही इन्होंने मानव द्वारा वातावरण परिवर्तन को भी स्वीकार किया था और इस विचारधारा को उन्होंने वैज्ञानिक नियतिवाद साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म कहा था। ठहरो और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा था। अगला इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने कहा था कि प्रकृति चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है जो यात्रियों को चौराहे पर नियंत्रित करती है किंतु उनके गंतव्य को नहीं बदलती है। और साथ ही टेलर महोदय ने नगरीय विकास की अवस्थाएं को बांटा था 7 भागों में, ये आपको याद रखना है। 1953 में इन्होंने बांटा था और ये अवस्था जो है उसका नाम बता देता हूँ। पहला पूर्व शैशवावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था, पांचवा प्रौढ़ावस्था, छठवां उत्तर प्रौढ़ावस्था और सातवां वृद्धावस्था। तो 7 भागों में नगरीय विकास की अवस्था को टेलर महोदय ने बांटा था। टेलर महोदय के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, इनका ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रिफिथ टेलर ने 1921 में कपाल सूचकांक और बालों के बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है मेखला तथा संस्तर सिद्धांत टेलर का, ये आपको ध्यान रखना। अब 7 भागों में जो बांटा था उसे देख लेते हैं। निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन, मंगोलिक, ये इनका है। अगला पॉइंट है टेलर ने क्लाइमोग्राफ हीदरग्राफ का निर्माण ऑस्ट्रेलिया की मौसम संबंधी दशाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया था। तो याद रखिएगा हीदरग्राफ से तो औसत तापक्रम और औसत वर्षा की मात्रा मापी जाती है और जो है आपका क्लाइमोग्राफ द्वारा 12 महीने का आर्द्र तापक्रम और सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये भी याद रखना है कि क्लाइमोग्राफ हीदरग्राफ के जो है निर्माण किसने किया, तो टेलर महोदय। और इनका कोटेशन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि न तो प्रकृति की शक्तियां पूर्णतः नियंत्रणकारी हैं और न ही मानव प्रकृति का विजेता है, ये याद रखना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने वैज्ञानिक नियतिवादी के दर्शन को आगे बढ़ाया था, ये आपको ध्यान रखना है। यूएसए के 10वें भूलवक्ता कार्ल आर्टविन सावर आते हैं। तो पुस्तक पहली है इनका स्थल और जीवन, लैंड एंड लाइफ, ये एग्जाम में बहुत बार आया। दूसरी पुस्तक जो है ह्यूमन यूज ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड, जैविक विश्व का मानव उपयोग, 1920 में। और तीसरी इनकी पुस्तक जो यहाँ पर है ये ओजार्क उच्चभूमि पठारी भूगोल का अध्ययन, 1920 में। और चौथी जो इनकी पुस्तक यहाँ पर है ये आप ध्यान दीजिएगा, भूदृश्य की आकृति, 1925 में। पांचवी पुस्तक यहाँ पर इनकी एक कल्चर जगह पे सांस्कृतिक भूगोल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 1931। भूगोल परिचय, 1932 में। और अगली पुस्तक इनकी है उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको की आदिम जनसंख्या है, एग्जाम में पूछा गया, 1935 में। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है 1941 में आया था ऐतिहासिक भूगोल की भूमिका। 1952 में इनकी पुस्तक आई थी कृषि का उद्गम और प्रसार। और साथ ही 1956 में पुस्तक आई थी एक भूगोलवेत्ता का शिक्षण, टीचिंग ऑफ ए जियोग्राफर। तो ये इनकी पुस्तकें। अब कौन कौन सी पुस्तकें बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, जैसे कि ये 1931 में सांस्कृतिक भूगोल, भूगोल का परिचय, भूदृश्य की आकार की, 1925 में। मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप ये पूछा गया है। और साथ ही इनका जो है स्थल और जीवन, ये लैंड एंड लाइफ, ये पूछा गया है। कार्ल और सावर की विचारधारा जान लेते हैं। भूविस्तारी संकल्पना, क्षेत्रीय भिन्नता शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1925 में, ये याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी इनकी विचारधारा है भूदृश्य की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट यही उठा के पूछ देता है। और ये चीज है जर्मन जो शब्द होता है लैंडस्केप के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। सावर प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग किया था। उसको 2 भागों में बांट दिया। पहला जो भाग है प्राकृतिक भूदृश्य नेचुरल लैंडस्केप और दूसरा जो भाग है सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप, ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं गया है 2 भागों में बांटा कि नहीं बांटा, लेकिन ये लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया, ये पूछा गया है। तीसरी इनकी विचारधारा संभववाद की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। अब यहाँ पर याद रखिएगा कार्ल सावर मुख्यतः संभववादी विचारक थे, किंतु ये ग्रिफिथ टेलर के नवनियतिवादी को भी मानते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा इनकी विचारधारा सांस्कृतिक उद्गम स्तर, कल्चरल हर्थ जो है। अब कल्चरल हर्थ शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल और सावर ने कृषि पद्धतियों के उद्गम स्थल के संदर्भ में किया था। कार्ल और सावर मानते थे कि भूदृश्य जो किसी क्षेत्र की स्वतंत्र इकाइयां होती हैं, ये ध्यान दे सकते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोटेशन है, किसी प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन का आरंभ उसके पूर्व काल के भूगोल से होना चाहिए, ये कार्ल सावर की कोटेशन है, याद रखिएगा आप लोग। 11वें यूएसए के भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसोन 1899 से 1992 के बीच में इनका कार्यकाल चला। इनकी पुस्तक से शुरुआत करते हैं। लोकेशन एज ए फैक्टर इन ज्योग्राफी, 1937 में।
दूसरी पुस्तक है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति 1939 में। तीसरी पुस्तक है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में, ये बहुत बार पूछा गया, ये दोनों पुस्तक स्टार है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चौथी पुस्तक है कमेंट्स ऑन एक्सप्रेशनलिज्म इन ज्योग्राफी 1954 में, ये गलती हुआ है, 1954 है। और पांचवी पुस्तक है एक्सप्रेशनलिज्म इन ज्योग्राफी रिक्समाइंड 1955। चलिए अब हार्टसोन की विचारधारा जान लेते हैं। तो इनकी जो विचारधारा, पहला भूतल की संकल्पना याद रखिएगा, दूसरी है क्षेत्रीय विविधीकरण की संकल्पना। इसमें इन्होंने कहा था भूगोल मानव गृह के रूप में पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर तीसरा जो है भूदृश्य की संकल्पना में कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप, इसमें इन्होंने क्या कहा था, हार्टसोन के अनुसार भूदृश्य भूतल की ही अभिव्यक्ति है जिसके निर्माण में उच्चावच, वनस्पति और मानव विन्यास का योगदान होता है। तो इनका ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भूदृश्य की संकल्पना संबंधित है और ये क्षेत्रीय विविधीकरण की संकल्पना संबंधित है। चौथा संभववाद के समर्थक थे, याद रखना आपको, रिचर्ड हार्टसोन। और पांचवा है भूगोल में द्वैतवाद को इन्होंने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था, ये आपको याद रखना है। हार्टसोन के अनुसार भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण हार्टसोन ने 1936 में किया था, जो आप पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती अध्यारोपित पढ़ते हैं। ये वाला जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने किया था, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफर भी थे, ये आपको याद रखना है। 12वें यूएसए के भूलोकता निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने 1899 से 1943 के बीच में कार्यकाल इनका चला था। इनकी पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन उपागम 1933। दूसरी पुस्तक है भूगोल व विदेशी नीति 1938। तीसरी पुस्तक है विदेश नीति में भौगोलिक उद्देश्य 1939। चौथी पुस्तक है विश्व राजनीति में अमेरिका की सामरिकता या रणनीति 1942 में आया था। और पांचवी पुस्तक है सीमांत सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1942, ये पूछा गया। शांति का भूगोल 1944, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सातवीं पुस्तक है जॉर्ज सिमेल का साभाषिक सिद्धांत 1925। तो इनका कथन आप जान ही रहे होंगे, स्पाइकमैन का, जो परिमा स्थल को नियंत्रित करता है वो यूरेशिया प्रशासन करता है, जो यूरेशिया प्रशासन करता है वो विश्व के भाग को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। अब ये जो आप मैकिंडर पढ़ेंगे ना, मैकिंडर क्या करता है, इसको मानता है केंद्र स्थल, जो पूर्वी रसिया है, पूर्वी रूस है, और अर्धचंद्राकार जो इसमें भाग है ना, इस वाले भाग को जिसमें चीन आते हैं, भारत आते हैं, तटीय क्षेत्र जो आते हैं, इसको जो है ये अर्धचंद्राकार मानते थे। और इसी को स्पाइकमैन जो है अपना केंद्र स्थल मानते थे, या यूं कह लो रिमलैंड मानते थे। इस क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं देख लेते हैं। संपूर्ण यूरोप आता है, जैसे मैं बताया हूँ, ये नाटो जो बना है संपूर्ण यूरोप का। टर्की आता है, संयुक्त अरब आता है, ईरान आता है, इराक आता है, खाड़ी क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया के स्थल भाग, चीन, कोरिया, मंचूरिया और सुदूर पूर्व साइबेरिया के तटीय क्षेत्र आते हैं। याद रखिएगा स्पाइकमैन का जो रिमलैंड है उसे परिमा स्थल कहा जाता है, ये एग्जाम में उलट फेर करके शब्द देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है हिंदी वाले। अब अमेरिकी भूगोलकता पूरा खत्म हो गए हैं, जो अन्य भूगोलकता हैं जिनका योगदान वो जान लेते हैं। जैसे कि बैरोज है, मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी संकल्पना दिया था और इसके जन्मदाता तथा संस्थापक माने जाते हैं, ये आपको याद रखना। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मिलान कॉलम में। अब ये 1922 वाली पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट। साथ ही 1929 में हिटेल्सी महोदय ने अधिभोग अनुक्रम सिक्वेंट ऑक्यूपेंस संकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसे हम प्रदेश को कंपोज कहते हैं या कंपेज कहा जाता है। चलिए बैरोज के अनुसार इनका जो कोटेशन जान लेते हैं। भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या, ये कोटेशन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिटेल्सी की पुस्तक है द अर्थ एंड द स्टेट, एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बैरोज की पुस्तक है ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी 1923 में, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, बार बार बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। अगले भूगोलकता है स्पेंसर एवं थॉमसन है, इनकी पुस्तक है सांस्कृतिक भूगोल, ये याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका बृहद अगर डिफाइन करते हैं तो सांस्कृतिक भूगोल की उच्च स्तरीय पुस्तक। और मर्फी की जो पुस्तक है मिलान द कॉलम में पूछा जाता है, द अमेरिकन सिटी एंड अर्बन ज्योग्राफी, ये याद रखिएगा। अगले अमेरिकन भूगोलकता जो है हार्वुड वो वायसे, अमेरिका नगरों के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में CBD के संदर्भ में केंद्र ढांचा संकल्पना कोर फ्रेम कंसेप्ट का प्रतिपादन किसने किया, तो हार्वुड और वायसे ने किया था। तो यहाँ पर हमारे अमेरिकी भूगोलकता पूरे खत्म होते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा।